आज पढ़ा रहे हैं सेकेंड ईयर में फर्स्ट अध्याय, प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय में क्या है? उपनिवेशवाद है ना, उपनिवेशवाद, कोलोनिज्म, उपनिवेशवाद है ना। तो भारतीय समाज की माने इंडियन समाज, इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए आवश्यक होगा कि हम भारत के औपनिवेशिक समुदाय, समुदाय क्या होता है? कम्युनिटी। समुदाय क्या होता है? कम्युनिटी, COMMUNITY, कम्युनिटी के बारे में हमें समझना अति आवश्यक है। तो औपनिवेशिक अनुभवों के बारे में जाने समझे, क्योंकि भारत में मतलब इंडिया में आधुनिक विचार व सामाजिक आर्थिक संस्थाओं का प्रादुर्भाव उपनिवेशिकता के वाद के आधार पर ही हुआ है। उपनिवेशवाद के प्रभाव स्वरूप ही भारत में मतलब इंडिया में आधुनिक विचारों, उदारवाद एवं स्वतंत्रता के रूप में जुड़े मूल्यों, शासन को लागू करने के लिए सरकार ने काफ़ी प्रयास किया है। समझ रहे हैं बात को? क्या किया है? काफ़ी प्रयास किया है। अब अर्थ यह उठता है कि भारत को आधुनिक बनाने में उपनिवेशवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या रही है? महत्वपूर्ण भूमिका रही है, रोल रहा है। इस प्रकार से भारतीय सामाजिक संरचना क्या होता है? स्ट्रक्चर, और संस्कृति में मतलब कल्चर में बदलाव, चेंजिंग, परिवर्तन को एक नई दिशा प्रदान की गई है। परिवर्तन को एक नई दिशा प्रदान की गई है। पर कहने का मतलब है एक नई दिशा प्रदान की गई है। अब प्रश्न उठता है कि उपनिवेशवाद का प्रादुर्भाव उदय कैसे हुआ? यदि ऐतिहासिक तथ्यों व प्रयासों के बावजूद भी आधार पर यह देखा जाए कि सन 1453 ईस्वी में तुर्क शासकों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेने के पश्चात स्वरूप मार्ग से यूरोप का एशियाई देशों में व्यापार पूर्णतः बंद हो गया था। एशियाई देशों में क्या हो गया था? व्यापार, बिजनेस बंद हो गया था। फिर यूरोपीय देशों द्वारा अपने व्यापार को नियंत्रित करने के लिए नई समुद्री मार्गों की खोज प्रारंभ हुआ और कुसुमतुनिया, गतिमारक, घनादेश यंत्रों की सहायता से कोलंबस, मैगलन एवं वास्को डी गामा आदि समुद्री यात्रियों ने नवीन समुद्री मार्गों के साथ साथ कुछ नवीन देशों जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, भारत आदि को खोज निकाला। इन भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप यूरोपीय भारत में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। क्या हुई? भारत में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है ना। नवीन उद्योग स्थापित हुए, नए नए उद्योग स्थापित किए गए हैं, नए नए व्यापार चलने लगा और ईसाई धर्म प्रचारक को धर्म प्रचार हेतु नए खोज करना पड़ा और इस प्रकार से अपने व्यापारिक हितों को साधने में एवं धर्म प्रचार आदि के लिए यूरोपीय देश उपनिवेशवाद की स्थापना की और आगे अग्रसर होते हुए इस प्रकार यूरोप में उपनिवेशवाद का शुरुआत हुआ, आरंभ हुआ, शुरुआत की गई है ना। अब देखिए, अब जानिएगा, एग्जाम में पूछेगा उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है, क्या समझते हैं? देखिए, मीनिंग ऑफ कोलोनिज्म यानी उपनिवेशवाद का अर्थ है ना, अर्थ समझिए। तो सामान्य अर्थ में उपनिवेशवाद से अर्थ तात्पर्य यह है कि किसी समुद्र एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों के परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करने से होता है। किसी
निर्बल देश को आप सता रहे हैं, शासन कर रहे हैं, है ना। उपनिवेशवाद में उपनिवेश की जनता एक विदेशी राष्ट्र द्वारा शासित होती है। क्या होती है? शासित होती है। उसे समाज में कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता है। उसे समाज में, सोसाइटी में कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता है ना। आर्गेनस्की के अनुसार, ये आर्गेनस्की कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। हम सेकेंड ईयर पढ़ा रहे हैं, आज हम शुरुआत किए फर्स्ट अध्याय। तो आर्गेनस्की कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। आर्गेनस्की के अनुसार वे सभी क्षेत्र उपनिवेशों के तहत आते हैं जो विदेशी सत्ता द्वारा शासित हैं एवं जिसके निवासियों को पूरे राजनीतिक पॉलिटिकल अधिकार प्राप्त नहीं है। वस्तुतः हम किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा निश्चित स्वतंत्रता के निर्बल राष्ट्र को हम शोषण करते हैं, है ना, अधिकार जमाते हैं। अन्य अर्थ में यह भी कह सकते हैं कि एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन करना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। ठेठ भाषा में समझिए, किसी निर्बल देश को, किसी राष्ट्र को सबल देश, निर्बल देश को राष्ट्र शोषण करता है, यही उपनिवेशवाद कहलाता है। यानी कमजोर व्यक्ति को यानी मजबूत व्यक्ति सताना, तो कमजोर देश को सबल देश, शक्तिशाली देश सताएगा, ये उपनिवेशवाद कहलाता है। पढ़ाई समझ रहे हैं? कमजोर मनुष्य को दबंग मनुष्य, बलशाली मनुष्य अगर दबा रहा है तो उपनिवेशवाद कहलाएगा। अर्थ समझिए बात को, निर्बल देश को अगर सबल बलशाली देश सताएगा, शासन करेगा, तो वो उपनिवेशवाद की गिनती में गिना जाएगा। पढ़ाई समझ रहे हैं आप? बात समझिएगा, है ना। इस प्रकार से उपनिवेशवाद वह स्थिति है जिसमें एक राष्ट्र या राज्य पर शासन किसी विदेशी सरकार द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरे देश शासन करता है, अपने हित के लिए। उपनिवेशवादी शासन का प्रमुख उद्देश्य उपनिवेशी राज्य की संपूर्ण सार्वजनिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को अपने हाथ में केंद्रित कर लेते हैं, है ना। तो देखिएगा कि सबल राष्ट्र निर्बल राष्ट्र पर शासन करता है। आप गौर किए हैं? आप गौर कीजिएगा, किसी देश में, किसी राज्य में आप गौर कीजिएगा कि कोई बलशाली अगर राज्य है, देश है, कमजोर में शासन कर रहा है कि उसे कमजोर बलशाली से नहीं सक रहा है, तो कहने का अर्थ है किसी देश कमजोर है। अभी तालिबान का उदाहरण देखिए, है ना। तो उदाहरण के तौर पर आपको हम बता रहे हैं ठेठ शब्द में, कमजोर देश दूसरे देश पर शासन करता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित साधने के लिए। हम उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं हम उसको, है ना। बात समझ गए? हाँ, हम उपनिवेशवाद कहते हैं क्योंकि कमजोर देश को बलशाली देश अपने कैद में रखता है, शासन करता है, उसके अनुसार चलना पड़ता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। बस इतना ही।